नमस्ते भाई। आज हमारे साथ कैरेविल के 3 होनहार एसएससी सीजीएल 2023 के थ्रू सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं और तीनों हमारे साथ बैठे हैं और ये अपना नाम, अपना इंट्रोडक्शन खुद आपको बताएंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सोनू भट्ट है। मैं 22 साल का हूँ। मैं उत्तराखंड से रहने वाला हूँ। हालांकि मैं बचपन से दिल्ली में रहा हूँ। मेरी पोस्ट टैक्स असिस्टेंट इन सीबीआईसी है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनंत तालियान है। मैं सीजीएल 2023 से सीजी अकाउंटेंट की पोस्ट पे सिलेक्ट हुआ हूँ और मैं मेरठ का रहने वाला हूँ। हेलो एवरीवन, मैं शिवम दामा। मैं सीजीएल 2023 से एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट सीबीआईसी से सिलेक्टेड हूँ। भाई की जो पोस्ट है वो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है। शिवम नाम है ना? जी सर। शिवम धामा जी की एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट 4200 ग्रेड पे की जॉब है। बहुत सारे बच्चों को इस पोस्ट के बारे में नहीं पता होगा और ये अभी नई पोस्ट इंट्रोड्यूस हुई है एसएससी सीजीएल में पिछले साल, लास्ट ईयर ही है। तो जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि ये एक नई पोस्ट आई है और अगले साल एसएससी में 2 से 3 पोस्ट और नहीं आने वाली हैं। अच्छा, आपने पहले से इसके बारे में रिसर्च की थी? कुछ पता था आपको क्या काम है इसमें? लास्ट ईयर सर, इसमें जो टैक्स असिस्टेंट होता है ना, वो उसमें टैक्स असिस्टेंट से जीएसटी इंस्पेक्टर तक प्रमोशन बहुत स्लो है। हाँ। तो उन्होंने बीच में पोस्ट इंट्रोड्यूस करी है एज अ सब इंस्पेक्टर। वैसे कुछ लोग एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, सीनियर टैक्स असिस्टेंट मतलब अलग अलग बोलते हैं सर। तो सीनियर टैक्स असिस्टेंट की जॉब है ये। इससे फिर प्रमोशन हो जाता है जीएसटी इंस्पेक्टर का, नेक्स्ट प्रमोशन। ओके जी सर। आपकी कौन सी ड्रीम पोस्ट है आप लोगों की अभी? सर मेरी तो सीबीआई एसआई। सीबीआई या आपकी? फिर दिल्ली पुलिस एसआई। सीबीआई या दिल्ली पुलिस एसआई? सर ड्रीम पोस्ट सर मेरी एएसओ एमई है। क्योंकि सर उसमें फ़ॉरेन पोस्टिंग का एक में ही चांस मिलता है, तो मेरी इच्छा है कि एक बार फ़ॉरेन पोस्टिंग हो। और अच्छा, मेरठ वाले ना गणित से बहुत डरते हैं। मेरठ के स्टूडेंट्स का वहाँ ना गणित की स्पेशल कोचिंग बहुत फेमस है। गणित के ट्यूशन्स है ना, अंग्रेजी के ट्यूशन्स, वहाँ छोटी छोटी कोचिंग्स बहुत बनी हुई हैं मेरठ में, बहुत ज़्यादा है और किसी शहर के मुकाबले। आपको भी गणित से डर लगता था? सर मतलब पहले से ही ठीक था मेरा तो मैथ्स, और बाकी फिर मतलब ये था कि हाँ, कंपटीशन वाले मैथ्स से थोड़ा ये लगता था कि क्योंकि टाइम की दिक्कत थी सारी कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करना है, तो थोड़ा सा वो था। लेकिन मेरा पहले से मैथ्स सही था, अप्रोच अच्छी थी और समझ में आ जाती हैं चीज़ें जल्दी। आप तीनों ही 0 to हीरो वाले बैच से पढ़े हुए हैं? अच्छा, वो बैच पढ़ने से पहले और बैच को कंप्लीट पूरा करने के बाद अर्थमेटिक एडवांस क्या सुधार आया आप लोगों के अंदर? सर उस बैच को स्टार्ट करने से पहले टाइम लगता था, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाते थे। आती चीज़ें थी लेकिन अटेम्प्ट नहीं हो पाते थे। लेकिन उसमें ये सीखा कि कैसे अटेम्प्ट करने हैं, कैसे क्वेश्चंस को छोड़ना है, आगे बढ़ना है और उन्हें दोबारा से कैसे देखना है। और सर आपके बहुत सारे ऐसी शॉर्ट अप्रोचेस थी जिनसे क्वेश्चन मतलब जो पहले 1 मिनट लगती थी वो पढ़ते ही सॉल्व हो जाते थे क्वेश्चन, ऑप्शन से उड़ाने वाले जो था उससे। फिर मैंने तो स्टार्ट ही 0 to हीरो से, मतलब जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी ना, पहला बैच मैंने फिर मैथ्स का ही लिया था। मैंने सोचा पहले मैथ्स और जीएस स्ट्रॉन्ग कर लेता हूँ। हाँ। ये 2 सब्जेक्ट बाद में देखूंगा, इंग्लिश रीजनिंग। तो आपसे ही मैं स्टार्ट कर। अच्छा, एक फ्रेशर बच्चे को जिसका मैथ थोड़ा सा कमज़ोर है, वो डायरेक्ट यूट्यूब से पढ़ाई करके गणित सीख सकता है या उसको क्या परेशानी होगी? सर सीख तो सकता है, लेकिन सबसे अच्छी जो अप्रोच है वो ये है कि एक बार बैच लेके और कंप्लीट कर लो सिलेबस, क्योंकि सिस्टमेटिक वे में होता है। वरना बच्चा क्या है, आज परसेंटेज की क्लास कर ली, कल को रेशो की करने लगेगा, अगले दिन एडवांस में चला जाएगा, तो वो दिक्कत आती है। और बैच में क्या होता है, सब कुछ सिस्टमेटिक आपने लगा के दे रखा है, क्योंकि आपको भी इतना एक्सपीरियंस है, पता है कि कैसे बच्चा पढ़ पाएगा और कैसे उसे करना चाहिए। वरना यही दिक्कत आती है कि कुछ चैप्टर्स क्या होते हैं हमारे परसेंटेज से निकल जाते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस, और कुछ रेशो से निकल जाते हैं, लेकिन बच्चे उन्हें समझ ही नहीं पाते क्योंकि वो पहले उन्होंने किया नहीं होता, डायरेक्ट दूसरे चैप्टर पे आ जाते हैं। ये दिक्कत आती है सर। मतलब गणित के चैप्टर सीखना और सारे गणित को कनेक्ट करने में ना बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जब हम सिखाते हैं ना, हम अर्थमेटिक पढ़ाते हैं, तो मैं कभी कोई फार्मूला याद नहीं करवाता, कोई फर्जी ट्रिक याद नहीं कराता। पहले चैप्टर से आखिरी चैप्टर तक जैसे 15-16 चीज़ें हमने पढ़ाई, तो सब कुछ परसेंटेज और रेशो से ही कनेक्ट हो जाता है। वो चीज़ मेरे हिसाब से यूट्यूब से कर पाना इम्पॉसिबल है। यूट्यूब आपसे आप पूरा प्रॉफिट लॉस पढ़ लिया, आपने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ लिया, लेकिन एक क्रोनोलॉजी सेट नहीं होती। वो जो बच्चे ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है ना, जिनकी कैचिंग पावर बहुत तेज़ है, उनकी बात कुछ और है। लेकिन एक फ्रेशर बच्चे के लिए सही यही है कि जिस टीचर से उसकी ट्यूनिंग बैठती है उससे एक बार पूरा पढ़ लो। उसके बाद यूट्यूब आपके लिए फिर ओपन प्लेटफॉर्म है, फिर आपको उसका इस्तेमाल ज़्यादा बेहतर तरीके से करना आएगा। अच्छा, इंग्लिश में कैसे रट्टा मारते थे वोकैबुलरी का? सर वोकैब ही मेरी सबसे कमज़ोर थी, तो फिर मैंने यही स्टार्ट किया कि सुबह उठ के थोड़ा शुरू में वर्ड्स पढ़ लिए और बार बार रिवीजन करना,
जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए, मॉक में जो गलत हुए हैं उन्हें नोट डाउन कर लिया, उन्हें बार बार रिवाइज़ किया, उन्हें पढ़ा। और तो मतलब 10-10 15-15 बार रिवाइज करके, कुछ जो ट्रिक्स वगैरह बताते हैं टीचर्स के रूट वर्ड से हो जाते हैं या अलग तरीके से, तो खुद से ट्रिक्स बना ली, सेंटेंस बना ली, उनसे याद कर लिया। आपने भी शॉर्ट नोट्स बनाए थे ऐसे? यस सर, इंग्लिश के ऑनलाइन जयदीप सर से क्योंकि बैच लिया था, तो जयदीप सर ने वोकेबलरी के नोट्स प्रोवाइड करे हुए थे सारे लाइन वाइज, तो उनको रोज़ाना पढ़ना और उनमें क्या क्या जो जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स लग रहे हैं उनको जब दोस्तों के साथ बातचीत हो रही है तो उनको डेली यूसेज में लाना, सो दैट वो लॉन्ग टर्म तक याद रहे। क्योंकि अगर वो थोड़े दिनों बाद मन से निकल जाते थे तो जब डिस्कशन होता था और वर्ड्स बाहर आते थे तो बहुत हेल्पफुल था। अच्छा, ये वोकैबुलरी आप मतलब मोबाइल से याद कर लेते हैं नोट से, कि आपने हार्ड कॉपी निकलवा के रखी थी अलग से? बेस्ट है सर, मोबाइल से इतना अच्छा नहीं हो पाता क्योंकि एक तो सर लेक्चर भी ऑनलाइन ही देखते हैं। हाँ, तो लैपटॉप पे लेक्चर देख रहे हैं, उसमें भी आंखें भी दर्द करने लगती है, तो अच्छा अपना नोट से पढ़ो तो आंखों को भी रिलैक्स फील होता है और जल्दी हो जाता है। अच्छा, जैसे आप मैथ्स पढ़ रहे थे तो मैथ्स के भी साथ साथ नोट्स बनाते थे हार्ड कॉपी में, कि केवल लेक्चर ही देख लेते थे? सर जैसे आपने कॉन्सेप्ट किक निकाली थी ना, तो मैंने इस तरह से पहले ही कर रखा था, कलरफुल शीट्स पे ना, हर चैप्टर के सारे फॉर्मूले एक साथ और उसे एक फाइल में रख रखा था, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करते रहता था। ये कुछ ट्रिक्स नहीं बनाई, मतलब जैसे आपने क्लास में क्वेश्चन कराया फिर वो पीपीटी जो होती थी आपकी, फिर मैं खुद सॉल्व करता था। 2 लेक्चर हो गए, दोनों लेक्चर के जितने भी क्वेश्चन आपने क्लास में कराए वो मैंने सॉल्व कर लिए, फिर ऐसे ही नेक्स्ट कर दिया। इस वजह से मेरी मैथ्स स्ट्रांग हो पाई है। बस वही है, टाइम पूरा लगभग 8-9 महीने का बैच था आपका, 0 to हीरो तो पूरा लग गया, तो उसके बाद मुझे मैथ्स दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। वही मैं कहता हूँ कि एक बार समय तो मैं आपका 8-9 महीने लूँगा, लेकिन पढ़ाऊँगा ऐसा कि पेपर कोई भी हो दिक्कत नहीं आएगी, कभी भी आपको ये फील नहीं होगा यार कुछ छूट गया है। उस चीज़ का पढ़ने को कोई फ़ायदा नहीं कि आपने 2 महीने यहाँ से पढ़ लिया, 3 महीने यहाँ से पढ़ लिया, कभी यूट्यूब ले लिया, कभी इस टीचर का बैच ले लिया। पहले आप बेसिक वाला बैच कर रहे हैं मैथ स्पेशल, फिर क्रैश कोर्स कर रहे हैं, फिर प्रैक्टिस बैच कर रहे हैं, फिर रिवीजन बैच कर रहे हैं, फिर मेंस बैच कर रहे हैं और उसके बावजूद भी मन में आ रहा है कि यार कुछ छूट गया है, हो नहीं पा रहा। वैसी फीलिंग नहीं आने देता मैं बच्चे को, एक बार में शॉर्ट सॉल्यूशन उसको मिलना चाहिए। अच्छा, आप लोग घर से रह के पढ़ाई करते थे कि लाइब्रेरी में जाके पढ़ते थे? लाइब्रेरी में तीनों? जी। अच्छा, हमारी दोनों की सेम लाइब्रेरी नहीं थी, पास ही थी लाइब्रेरी, बट घर हमारा पास ही, तो पढ़ते अलग अलग लाइब्रेरी में थे। अच्छा, तो मतलब घर के मुकाबले लाइब्रेरी आपके हिसाब से ज़्यादा बेनिफिशियल है बच्चे के लिए? जी सर। सर लाइब्रेरी में क्या है ना, सबको देखते हैं ना कि सब पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा माहौल मिल जाता है। और घर पे तो क्या है, आलस आ जाता है थोड़ी देर पढ़ने के बाद, खासकर ठंड में, क्योंकि कपड़े में बैठ के पढ़ने का होता है तो उसमें आलस आने लगता है। कुछ बच्चों का होता है वो कर भी लेते हैं, लेकिन सर मतलब हमारे हिसाब से तो यही है कि लाइब्रेरी जाके पढ़ना काफ़ी आसान है, क्योंकि अच्छा माहौल मिल जाता है, सब बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, दिखते हैं कि हाँ सब पढ़ रहे हैं, तो खुद भी मेहनत करने का मन करता है। अच्छा, आजकल ना बड़े सारे सोशल मीडिया हैं, टिकटॉक तो बंद हो गया, ऑनलाइन गेम भी हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप और ख़ासकर ये इंस्टाग्राम, और ये जो जब से रील्स वाला फीचर आया है ना, तो स्टूडेंट्स का ना अटेंशन पावर बहुत कम हो गया है। वो जैसे 30 सेकंड में रील हो जाती है ख़त्म, तो बच्चों को ना हर 30 सेकंड में कुछ नया चाहिए। तो आप तैयारी के दौरान सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते थे कि आपने सब अनइंस्टॉल करके साइड कर दिया था? सर लगभग मेंस से 2 महीने पहले जो स्मार्टफोन होता है वो छोड़ के, और मैंने कीपैड वाला फ़ोन ले लिया था। अच्छा। और मैं कहा अभी से बंद करता हूँ, और नंबर भी वो सिर्फ घर वालों के पास था और 1-2 जो खास दोस्त हैं सिर्फ उनके पास था। बाकी यही था कि हाँ अगर मिलना है, कोई आना चाहता है मिलने, तो अगर भाई मैं लाइब्रेरी में हूँ तो वहाँ पे आ जाओ, वरना मतलब ऐसे कनेक्शन कट ऑफ हो गया था। हाँ सर, 2 महीने के लिए बिल्कुल अकेला हो गया था ये। हाँ, आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते थे पढ़ाई के दौरान? सर करते थे, लेकिन हमें पता था कि वो कितना यूज़फुल रहेगा और उससे ज़्यादा कब वो हमारे लिए नुकसानदायक होगा, इसलिए सिर्फ वो चैनल्स वहाँ पे फॉलो थे जिससे कुछ आउटकम निकल रहा हो, जिससे स्टडी में अल्टीमेटली हेल्प हो रही हो। कुछ फ्रेंड्स थे जो ऐसे ही चैनल चला रहे हैं, जिन्होंने इंग्लिश के वो कैप्स डाल देते हैं, तो वो कैप्स एक्स्ट्रा रिवाइज हो जा रही है उनसे, क्योंकि वो अगले दिन पूछ भी लेते थे ये वाली देखी थी तो उसमें क्या वर्ड था, तो वो दोबारा 2 से 3 बार वो वर्ड उसी दिन रिवाइज हो जा रहा था। देन आपकी शॉर्ट्स वगैरह जो होती है उनको फॉलो करना, क्योंकि जो चीज़ हमारे लिए, जैसे आपने अभी बोला कि 30 सेकंड के लिए अटेंशन की ज़रूरत है, तो आपकी जब शॉर्ट्स हम देखते थे तो वो बहुत यूज़फुल रहते कि 30 सेकंड में एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, और जब क्वेश्चन बनाने बैठे तो उस कॉन्सेप्ट से वो क्वेश्चन 10 सेकंड में ही सॉल्व हो जा रहा है, पेन उठाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही हमें।
ये जो चैनल बनाया हमने मैथ्स वंडर इन सेकंड्स, देखा है ना आप सभी जी लोगों जी ने? सर जी, सब्सक्राइब कर रखे हैं सारे। सब्सक्राइब कर रखा है? एग्जाम से पहले वाले दिन का यही रूटीन था कि बाकी सब छोड़ो, अब 1 घंटा आराम से बैठ के सर के शॉर्ट्स देख लो। और 1 घंटे में सर कम से कम है, मुझे हर एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन का बेनिफिट मिला है उससे ही। बिल्कुल, और सीधा सीधा, मतलब अगर किसी बच्चे को ये भी याद नहीं है ना कि इसमें हुआ क्या है, सिर्फ उसे ये भी याद है कि हाँ बस ऐसे हो गया, मेरे 2 क्वेश्चन ऐसे भी हुए हैं सर। मतलब वो चैनल मैंने ऐसे बनाया है, उसमें जो फिक्स टाइप की चीज़ें ना जो बार बार आ रही है और जो आसान है वही मैं बताता हूँ। और उस शॉर्ट्स के नीचे ना बहुत सारे कमेंट ऐसे होते हैं कि सर मेरे को कुछ ज़्यादा खास आता नहीं था, मैं आपके ये शॉर्ट्स देखता था डेली और मेरे पेपर में 4-5 क्वेश्चन डायरेक्ट फंस गए यहीं से। हाँ सर, कॉन्सेप्ट किंग और इन शॉर्ट्स इनसे बहुत बच्चों का भला हुआ है जिन्हें बैंक में थोड़े वैसे थे। तो मतलब शॉर्ट्स में भी हमने बच्चों को फ़ायदा लेना सिखा दिया। अच्छा, प्रीवियस ईयर की जो मोटी मोटी किताब हैं 8,000 क्वेश्चन की, 10,000 क्वेश्चन की, ये सॉल्व करी हैं आपने? मैंने आपकी वाली मेंस की ली थी, पिछले वाले मेंस में। मैंने उससे जो चैप्टर वीक्स थे वो लगाए थे, पर मुझे बुक से करने में आलस आता था, तो फिर मैं आपके मेंस के बैच में प्रैक्टिस कर लेता था। ये आपने मोटी मोटी बुक सॉल्व करी हैं या आपको लगा कि यार अब हमने बैच ही ढंग से पढ़ ले, इसकी कोई ज़रूरत है नहीं हमें खास? जैसे बैच पढ़ने के बाद ज़रूरत नहीं पड़ी, सिर्फ वो देखते थे, आपकी यूट्यूब पे वीडियो आती थी, क्वेश्चन भले ही 1000 आ रहे हो लेकिन आप वो निकालते थे 50 बेस्ट क्वेश्चन, 100 बेस्ट क्वेश्चन, वो वाली वीडियो देख के सफिशिएंट था वो। मतलब हम क्या करते हैं कि जो भी एग्ज़ाम होता है तो उसमें से बेस्ट 40 से 50 क्वेश्चन निकाल के हमारा एक यूट्यूब चैनल है मैथ्स कंसेप्ट किंग, हम उस पर डाल देते हैं। अगर कोई बालक उन 50 क्वेश्चन को सॉल्व कर ले तो उसको ये जो नए क्वेश्चन पैदा हो रहे हैं ना हर महीने, उनको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैथ्स कंसेप्ट किंग उस पर अर्थमेटिक वाला और एडवांस वाला सेक्शन में अलग अलग रखता हूँ। अच्छा, जीएस कैसे रट्टा मारा है आप लोगों ने? सबसे बड़ी समस्या है जीएस। और कितना स्कोर था आप लोगों का जीएस में? है किसी का एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्कोर? सर जीएस में तो सर एवरेज स्कोर मानो। बस मैंने मेन फोकस मैथ्स और इंग्लिश में ही किया, उसी में मैं हाईएस्ट ले आया। तो जीके में पता था अगर थोड़े कम भी रह जाए ना तो मैं बाकी इन सब्जेक्ट्स में कवर कर लूँगा। इस बार मेरे 38 नंबर हैं जीएस में, मेंस में, और प्री में 27 थे। अच्छा, फिर भी ठीक है, डिसेंट है ये भी। बस वही है, मैंने बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और लूसेंट बुक, वो दोनों चीज़ें फॉलो की अच्छे से। मेरा, क्योंकि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ तो मेरा साइंस और एसएसटी से कोई लेना देना नहीं था बीच के 3-4 सालों में। बट जब वापस आए तो ये पता चला कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स को इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी है, तो उनको इंडिविजुअली पढ़ा। और उसके बाद फिर अभी पेपर वाले टाइम पे इसी साल इम्प्रूवमेंट हुई है, क्योंकि इंडिविजुअल ध्यान दिया था। बहुत ज़्यादा तो नहीं, सिमिलरली भैया के जैसे 38 मार्क्स ही आए जीके में। और खासकर करंट अफेयर्स पे ध्यान दिया, क्योंकि करंट अफेयर्स की बहुत ज़्यादा वेटेज चल रही है आजकल। करंट अफेयर्स जैसे इतना इंपॉर्टेंट है तो करंट अफेयर की ना पीडीएफ बहुत सारे टीचर्स दे देते हैं, है ना? हम भी देते हैं, अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं, और या उसकी डेली वीडियोस भी आती हैं। और करंट अफेयर पढ़ाने वाले ना यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर हैं, मैथ से भी ज़्यादा है। तो आप डेली वीडियो देखते थे करंट अफेयर की, आपने पीडीएफ से तैयार किया कोई ऐसी? सब मंथली करंट अफेयर्स देख के प्रॉपर नोट्स बनाए थे, उनको बार बार रिवाइज किया। और एट द एंड प्री और मेंस दोनों में ही आपने जो पीडीएफ दी थी जिसमें 6 टॉपिक्स थे, उन टॉपिक्स को वहाँ से कवर किया। और उन टॉपिक्स की कई सारी चीज़ें क्योंकि करंट अफेयर्स में नोट्स में भी लिखी हुई थी तो वहाँ से भी वो रिवाइज हो गई। तो जब आपकी पीडीएफ आई तो वहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा जानी पहचानी लगी, क्योंकि पढ़ा हुआ है इसलिए। हाँ। अच्छा, अब ये कंप्यूटर वाला सेक्शन नया आया है। पिछली बार तो कंप्यूटर का पेपर बहुत ही अलग था, तो उसमें बहुत सारे बच्चे जिनका स्कोर ना 320-325 था, कंप्यूटर की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। आपने अलग से कंप्यूटर के लिए कैसे पढ़ा? कंप्यूटर के लिए सर यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासेस है कंप्यूटर के लिए, फ्री क्लासेस। मैराथन क्लासेस भी हैं 3-3 घंटे की, वो कर लो, या फिर कोई भी कंप्यूटर की बुक ले लो, मोर देन इनफ रहेगी। इतना कुछ हार्ड नहीं पूछता कोई। सर बीटेक से करिए तो बेसिक नॉलेज तो कंप्यूटर की सारी चीज़ें, लैंग्वेजेस वगैरह सब पता ही थी। अच्छा, टाइपिंग भी होती है जैसे सीजीएल में, और टाइपिंग टेस्ट पास करना कंपलसरी है, तो टाइपिंग की तैयारी आपने कब से शुरू करी? सर वैसे तो इतना टाइम नहीं लगता है टाइपिंग में, लेकिन मैंने एक बार एग्ज़ाम से पहले ही टाइपिंग सीख ली थी, और उसके बाद फिर एग्ज़ाम से 1 महीना पहले अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी थी, रोज़ आधा घंटा 20 मिनट ऐसे। मतलब रोज़ 1 महीने तक, अगर 1 महीने पहले एग्जाम से आप 40 मिनट 45 मिनट प्रैक्टिस करें तो टाइपिंग स्पीड आपकी बन जाएगी कि ज़्यादा समय चाहिए? सब मुझे तो मतलब फैमिली में बहुतों ने बताया था कि एग्ज़ाम निकल जाता है, टाइपिंग में फेल हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं टाइपिंग में फेल। तो इनिशियली टाइपिंग को 1 महीना दिया, हाथ सेट किए, अब कोई दिक्कत नहीं होती। अब एग्जाम में कीबोर्ड थोड़ा ऊपर नीचे भी वो होता ही है हमेशा, कि कीबोर्ड चेंज नहीं होगा अनटिल अनलेस उसकी कोई की काम नहीं कर रही। अगर टाइट है तो वो रिप्लेस नहीं हो सकता। हाँ, की काम नहीं रूल बुक में भी अब
इसलिए तो प्रैक्टिस ऐसे करी थी कि जैसे सीजीएल में सिर्फ 27 की स्पीड चाहिए, तो 40 प्लस होनी चाहिए घर पे, ताकि वहाँ पे कोई दिक्कत ना हो। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ना नॉवल वगैरह भी पढ़ते हैं इंग्लिश के, आप लोगों ने पढ़े कभी नॉवल वगैरह? जी सर, मैं नॉवल पढ़ता हूँ आजकल। उसका कुछ फ़ायदा मिलता है इसमें एसएससी में? जी सर, नॉवल में ये थोड़ा डिपेंड करता है कि आप राइटर कौन सा है। अगर फॉरेन राइटर है तो वहाँ पे बहुत सारे लाइक ग्रामर जो है एक अलग ढंग से यूज़ की जाती है स्लैंग्स में। जी। और जो हमारे इंडियन राइटर है जैसे चेतन भगत हो गए, अभी मैं अनिल स्वरूप जी की आईएएस ऑफिसर रहे हो, नॉट जस्ट अ सिविल सर्वेंट करके उनकी एक बुक है, तो वो अच्छा। पढ़ रहा हूँ मैं। तो वो बहुत ही अच्छे से इंग्लिश वहाँ से सीखने को मिल जाती है। अच्छा, एक ऐसा कौन सा अच्छा सा मैसेज है जो आपने अपनी तैयारी के दौरान एसएससी की तैयारी से सीखा, केवल तैयारी सर, जो आप इन बच्चों को देना चाहो जो इनको बेनिफिट रहे? कंसिस्टेंसी रखनी है। अगर बीच में कंसिस्टेंसी छूट गई तो उसको वापस लाने में बहुत ही ज़्यादा वक्त लगता है। तो कोशिश करिए कि अगर 1 से 1.5 साल आप लगातार कंसिस्टेंसी से पढ़ रहे हैं तो एग्ज़ाम इजीली निकल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बस बीच में कहीं पे ब्रेक नहीं आना चाहिए कंसिस्टेंसी में। सर बहुत बार ऐसा होता है, कुछ बच्चे जो हैं तैयारी के बीच में परेशान हो जाते हैं कि टाइम लग रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है, स्विच कर ले दूसरे एग्जाम पे। कुछ और कर लें। लेकिन मेरा मतलब मुझे यही चीज़ समझ में आई है कि स्विच करने से अच्छा है दूसरी चीज़ की आप शुरू से तैयारी करोगे, उससे अच्छा है कि आप उसी पे ही और मेहनत करो। थोड़ा सा टाइम और लगता है, परेशान सब होता है और वो कॉमन चीज़ है सबके साथ। आप भी तैयारी के दौरान परेशान हुए कभी? बिल्कुल सर, पिछले लास्ट टाइम में 22 वाले मेंस में 2 नंबर से रह गया था सर मैं। हाँ। तो उसके बाद थोड़ा डिमोटिवेट हुए, परेशानी हुई, 2-3 दिन लगे, लेकिन उसके बाद फिर सोच लिया कि हाँ अब ये नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वाला ज़रूर होगा। तो मेन यही है कि बस लगे रहो, तैयारी करते रहोगे तो अच्छे से सिलेक्शन ज़रूर होगा। और सर सिलेक्शन के बाद वाली फीलिंग जो है वो तो बेस्ट है सर। बेस्ट है, हाँ। सर एक चीज़ जो बच्चे बहुत अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, तैयारी एक तरफ है बट जिस दिन तुम्हारा पेपर है उस दिन तुम्हारा कैसा माइंड सेट है वो बहुत मैटर करता है। और बहुत बच्चे मॉक में मार्क्स ला के, मेरे भी मॉक्स में 2 या 3 मॉक में मेरे 300 प्लस गए होंगे, बाकी सब में 295 ऐसे। तो उससे डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि पेपर में कैसा तुम्हारा माइंड सेट है, जैसे मैथ्स स्टफ आ गई, तुमने सेकंड जो पार्ट है वो कैसे कंट्रोल किया, वो मेन है। हाँ। तो पेपर से पहले जो टाइम रहता है ना पेपर स्टार्ट होने से पहले, उसमें बच्चों की उसे एंजाइटी बढ़ती रहती है। आंख बंद करके उस पर मेडिटेशन कर लो, सब कुछ मैथ्स भी बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगी सारी चीज़ें। ये बहुत अच्छी बात कही, ये नोटिस नहीं की लोगों ने कि जैसे मैथ्स अनएक्सपेक्टेड सी आ गई। अब कोई बच्चा जो बिलो एवरेज है मैथ्स में, वो मैथ्स की वजह से उसने वो डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में चला गया, वो क्या इतना टफ पेपर है मेरे से सवाल बने नहीं, उसकी वजह से अपना सेक्शन सेकंड भी ख़राब कर लेगा इंग्लिश वाला। जबकि चाहे बेशक उसकी इंग्लिश अच्छी हो, तो आपको प्रेशर में नहीं आना है बिल्कुल भी। एग्ज़ाम में प्रेशर हैंडल करना भी एक आर्ट है, तभी एग्ज़ाम क्लियर होगा। केवल आपने अच्छा पढ़ लिया, मॉक टेस्ट लगा लिया, वो चीज़ काफ़ी नहीं है। तो बहुत अच्छा लगा भाई भाइयों से बात करके, बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर, और दोबारा से मिलेंगे सर हम एक लोग। बात कहना चाहूँगा। हाँ जी। हाँ सर, मैंने एक सीरीज़ देखी थी कोटा फैक्ट्री सीज़न 2, उसमें कहा था कि सॉल्यूशन असल में सवाल सॉल्व करने के लिए पेन की ज़रूरत नहीं होती, पेन की ज़रूरत होती है लिखने के लिए। उस चीज़ का असली मतलब तब पता चला जब आपसे मैथ्स पढ़ ली अच्छा कि हाँ पेन की असल में ज़रूरत ही नहीं है, वो बस इसलिए है कि किसी को समझाना है तो पेन से लिख के दे दो कि हाँ ऐसे होगा। क्वेश्चन तो मन में करना है, वो उसकी ज़रूरत नहीं है कि पूरा लिख के डिटेल्ड सॉल्यूशन, वो तो मन में हो जाएगा सॉल्यूशन। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट सर। थैंक यू भाई, थैंक यू।